हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मेन टॉपिक जो है वो इस्लाम का इंडिया में जो अराइवल हुआ कि हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा कैसे, कब पहुंचा, कहाँ से आया, कौन लेकर आया, किस रास्ते से आया, मतलब उसका जो अराइवल इंडिया में हुआ है और आगे की क्या उसके कंसिक्वेंसेस आए और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग इस्लाम की हिस्ट्री इंडिया के अंदर उस चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ और एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगी, लंबा चलेगा और पूरे इस्लामिक हिस्ट्री को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस्लाम की जो पैदाइश हुई, दैट इज बिगनिंग ऑफ द इस्लाम। तो इस्लाम को पैदा करने वाले इन द सेंस कि जो शुरुआत करने वाले थे वो प्रॉफेट मोहम्मद थे। प्रॉफेट मोहम्मद जो कि अरेबिया में एक मक्का एक जगह है, उस मक्का में वो पैदा हुए थे और वर्ष था 570। तो 570 एडी में उनका जन्म हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 632 में हुई थी। तो कहने का मतलब 62 ईयर्स के एज में उनका इंतकाल हुआ, उनकी डेथ हुई। और इस्लाम जैसा कि उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो इस्लाम फैलना शुरू किया, बढ़ता गया, यूरोप से लेकर एशिया के सारे मध्य एशिया के पूरे क्षेत्र इस्लाम के चपेट में आते गए। और बाद में जो इस्लाम चलते हुए भारत में किस तरह आया है, जरा हम लोग उसकी बात करेंगे कि भारत में उसकी एंट्री कैसे और कब हुई है। तो फैक्ट ये है कि जो भारत में इस्लाम की जो शुरुआत हुई या पहला जो इस्लामिक ये भी है कि इस्लामिक जो अराइवल हुआ है ना वो इन्वेजन के थ्रू हुआ है, हमले के थ्रू हुआ है। तो जो पहला हमला हुआ है जो बड़े स्केल पे जो हुआ था वो 712 में हुआ था। वर्ष 712 एडी में इस्लाम का बड़े लेवल पे अरेबिया की तरफ से इन्वेजन हुआ था और उसके जो कमांडर था जिसको उन्होंने अरबिक लीडरशिप ने जिसको यहाँ पर भेजा था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला इन्वेडर था, इस्लामिक इन्वेडर, जिसने भारत पर हमला किया और भारत के वो भी सिंध प्रांत पर किया था। इससे पहले ही 712 ईस्वी में ये आया था। इससे पहले ही मतलब कि उसी वर्ष में 4-6 महीने पहले भी दो इन्वेजन्स छोटे लेवल पे, मैं इन्वेजन तो नहीं कहूँगा, उसको मैं कैंपेन कह सकता हूँ कि मतलब दो इस्लाम के दो और भी कमांडर इंडिया में मतलब उस एरिया में वहाँ पर आए हुए थे। और एक पहले पर्सन का नाम था ओबैदुल्ला। तो ओबैदुल्ला जो आया था वहाँ पर बड़ा तगड़ा उसका विरोध हुआ, इन द सेंस की जो लोकल कमांडर्स जो लीडरशिप थी हिंदुओं की, उन्होंने उसको वहाँ पे मार गिराया और वो जान से भी हाथ धो गया। ओबैदुल्ला के बाद एक दूसरे पर्सन जो है जिनको बुडैल कहते हैं, बुडैल, तो सेकंड पर्सन जो आया वो बुडैल था। वो भी जस्ट 2-4 महीने के इंटरवल पर आया और बुडैल को भी कोई कामयाबी नहीं मिली, उसे भी खाली हाथ वापस जाना पड़ा। तो बड़े स्केल पे अरबी लीडरशिप ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम इसको इन्होंने अपना लीडर बना करके हमला करवाया और मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की। और उस समय जो सिंध का जो राजा था वो दाहिर सेन था। दाहिर सेन और इसके बीच में एक ज़बरदस्त स्ट्रगल हुई और उस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम को कामयाबी मिली। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि 712 की घटना के बाद कोई भी इस्लामिक इन्वेजन हिंदुस्तान में नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ ये बात आ जाती है 712 के बाद सन 1000 तक, 1000 एडी, 712 के बाद सन 1000 तक, मतलब इसके बीच का जो पीरियड है तकरीबन 280-90 वर्ष जो हैं, इस 280-90 वर्ष के बीच में कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ। मतलब जो ये मीर कासिम को जो यहाँ पर एक जो रिपल्सन मिला था, यहाँ पर जो उनको एक ज़बरदस्त उनको जो रिस्पांस दिया गया था
वो रिस्पांस इतना भयानक था कि उनकी आगे फिर हिम्मत नहीं हुई, ये बात सत्य है। आगे वर्ष 1000 की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर इस समय जो मध्य एशिया के अंदर टर्किश लोग जो है काफी मजबूत स्थिति में आ चुके थे, और वहां पर एक नया एम्पायर खड़ा हो गया था जिसको हम जो है गजनवाइड साम्राज्य कहते हैं, गजनवाइड एम्पायर कहते हैं। और उस गजनवाइड एम्पायर का जो मेन जो पर्सन जिसने इसको फाउंड किया था उसका नाम था अल्पतगीन। तो अल्पतगीन, उसके बाद सुबुक्तगीन आया, सुबुक्तगीन के बाद महमूद आया, जिसको महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। तो महमूद गजनवी जो पर्सन था, जिसका जन्म 973 973 एडी में गजनी के अंदर हुआ था। एक्चुअली गजनी से लेकर के जो आज का जो कजाकिस्तान और तुर्किस्तान की एरिया है, वो इस एरिया के आसपास के लोग रहने वाले थे, और वहां पर इन्होंने अपना एक जो साम्राज्य बनाया, और उसकी जो इन्होंने कैपिटल बनाया था वो गजनी बनाया था। गजनी एक्चुअली आज के टाइम में देखा जाए तो अफगानिस्तान और तुर्किस्तान के बीच का एक छोटा सा एरिया है वहां पर। तो ये गजनी इनका मेन सेंटर बना था। तो ये बात है कि 973 एडी में, 973 एडी में महमूद गजनवी पैदा हुआ था, और महमूद गजनवी 998 में वहाँ का शासक बना, और उसने जो हिंदुस्तान की तरफ अपनी उसकी जो लीडरशिप, मतलब उसका जो इंटेंशन था वो हिंदुस्तान की तरफ बदल गया, आई मीन शिफ्ट हो गया, जहाँ पर वो सेंट्रल एशिया में अपने को उसने पूरी तरह से काबिज कर लिया। तो उसके बाद भी वो पूर्वी सेक्टर में, मतलब भारत की तरफ वो आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा। तो फैक्ट ये है कि सन 1000 से लेकर के, और उसकी जैसे कि मृत्यु जो हुई थी वो 1030 में हुई थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सन 1000 से 1025-26 के बीच में इस पर्सन ने हिंदुस्तान पर 17 टाइम्स अटैक किए थे, रेड्स किए थे। वो रुक रुक के उसका अटैक होता रहता था, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, इस तरह होता रहा। और जो इसका जो सबसे प्रमुख जो इन्वेजन रहा है, वो सबसे पहले जो बड़े लेवल पर हुआ था वो चंदेलों के यहाँ हुआ था, जो आज का जो मध्य प्रदेश में चंदेलों का जो खजुराहो स्टेट जगह है, खजुराहो के मंदिर वगैरह भी बहुत मशहूर हैं। तो उसमें चंदेल वंश का साम्राज्य जो था वो मध्य प्रदेश के खजुराहो के आसपास फैला हुआ था। तो चंदेल राजाओं के साथ इनकी टक्कर हुई थी। फैक्ट तो यह है कि जो चंदेल राजा जो विद्याधर था, विद्याधर इतना मजबूत स्थिति में था, या उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ये प्रॉपर, मैं यूं कह सकता हूं कि एक बड़े लेवल पे युद्ध लड़ने के बजाय कहीं न कहीं महमूद की सेना वहां से पीछे हट गई, वो डाइवर्ट कर लिया उसने अपना डायरेक्शन ही, और इस तरह से सीधी इनकी भिड़ंत नहीं हुई थी इन दोनों के बीच में, ये वहां से बैक ट्रैक कर गया था। फैक्ट ये है, वो युद्ध में पूरी तरह से ये इन्वॉल्व नहीं हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मोरल विक्ट्री जरूर कही जाएगी कि विद्याधर की थी। तो एक बात और बता दूं कि केवल विद्याधर ही एक ऐसा सम्राट था, भारत में राजा था, जिसने महमूद गजनवी के इस अटैक को विफल कर दिया। इसके बाद कोई भी, जितने भी बाकी हमले हुए, कोई भी हिंदुस्तान का हिंदू शासक इसको रोक नहीं पाया था। अब बात ये आती है, तो आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाई अगर ये विद्याधर इतना मजबूत था तो विद्याधर ने आगे फिर जो दूसरे जो हमले हुए, उसने जगह जगह हमले किए। जैसे मैं अभी आपको सोमनाथ की भी बात बताने जा रहा हूँ कि सोमनाथ के मंदिर को भी किस तरह इसने विध्वंस किया था। तो आखिर ये विद्याधर तब कहाँ चला गया था? ये तो विद्याधर भी सोमनाथ में भी, गुजरात में भी जा सकता था, उस अटैक को रोक सकता था। लेकिन फैक्ट तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो इनकी आपस की जो एनिमिटी थी, जो अपने इन लोकल राजाओं के बीच में जो इनकी शत्रुता थी, ये शत्रुता इनको अपने और परायों में जो डिफरेंस होता है इसको समझने नहीं देती थी। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि विद्या भी अपने तक ही सीमित रह गया, उसे कोई लेना लादना नहीं था कि गुजरात में महमूद क्या कर रहा है या गुजरातियों के साथ क्या हो रहा है, सोमनाथ में क्या हो रहा है, इसको कुछ लेना लादना नहीं रह गया था। वो अपने के लिए ही था और अपने तक ही अपने को सीमित रखा था। तो मेरा मतलब है कि जो ये पर्सन है, मतलब महमूद, उसके बाद महमूद ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और सोमनाथ की तरफ गया, और सोमनाथ में
उसने जो है वो अपने उस टेम्पल को जो विध्वंस किया, उसको धराशायी किया, उसको हर तरह से एक मतलब कि यूं कहा जाए कि जो ह्यूमिलिएशन हुआ, मतलब हिंदुओं का ह्यूमिलिएशन मैं कह सकता हूँ, शासक का तो हुआ ही, लेकिन फैक्ट ये है कि मंदिर को तोड़ना इन द सेंस कि हिंदुओं का ह्यूमिलिएशन करना। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो अपने वहाँ से निकला भी था, इन द सेंस कि अपने घर से जो निकला था, ये अपने साम्राज्य को जो फैला रहा था, या ये जो इन्वेड कर रहा था, इसके इन्वेजन के पीछे बेसिकली दो मेन पर्पस हुआ करते थे। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में वो जो मूर्ति पूजक लोग हैं उनको दंडित करना, नंबर एक, साथ साथ मंदिरों को ध्वस्त करना। और मंदिरों में क्योंकि संपत्ति का सेंटर भी हुआ करता था, उसमें बहुत सारे सोने चांदी वगैरह हुआ करते थे, तो ये इनको लूटना, तो मंदिरों को लूटना तो इनका एक अपना मतलब उद्देश्य था ही। लेकिन साथ साथ वैसे भी एज ए होल वो हिंदुस्तान में जो उसने 17 रेड्स मारे थे, उस रेड्स के पीछे खाली बेसिकली जो भी एक मंदिरों वाली मैटर तो था ही, लेकिन लूटपाट का भी बहुत ज़्यादा था। वो लूटपाट करके यहाँ से धन और संपत्ति को अपने यहाँ ले जाना चाहता था। वो हिंदुस्तान में कोई परमानेंट अपना शासन और इसको यहाँ पर कैप्चर करके अपना राज को या अपने एम्पायर को बढ़ाना या उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ रूल करना, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं था। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि जो अभी मैंने आपको जो ये बताया राजा दाहिर और दाहिर की और मोहम्मद बिन कासिम की जो ये जो टक्कर हुई थी सिंध के अंदर, तो उसका जो एक रिटन टेक्स्ट है, उसको हम चचनामा के नाम से जानते हैं। चचनामा एक बुक है जो कि ईरानियन टेक्स्ट है, मतलब कि वो पर्शियन लैंग्वेज में ईरान में लिखी गई चचनामा नाम की पुस्तक है, जो उसी पीरियड में लिखी गई थी। और उस चचनामा के अंदर ही इस हमले के बारे में राजा दाहिर का और जो मोहम्मद बिन कासिम का जो ये इनके बीच में जो युद्ध हुआ था सिंध के अंदर, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन चचनामा में मिलता है। कुछ बातें मुझे और भी बताना है इसमें कि जैसे कि अरबी लोग जब आए, इन द सेंस कि अरबियों ने ही हिंदुस्तान नाम हिंदू नाम दिया है और हिंदू नाम दिया। इससे पहले यहाँ के लोगों को, जैसा कि ग्रीक लोगों ने इसको जो है इंडिया नाम दिया इस देश को, और अरबी लोगों ने इसको हिंदू नाम दिया है, और ईरानियन ने इस लैंड को जिस पर कि हिंदू रहते हैं उन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम दिया है। तो मैं अब बात ये बताता हूँ कि जो यहाँ पर महमूद गजनवी की बात कर रहा हूँ, तो महमूद गजनवी के इस सारे जो इंसिडेंट्स में हैं या जितना भी उसका जो पीरियड यहाँ रहा है, उसके पीछे भी कुछ हमारे सोर्सेज हैं, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिसको हम आधार बना करके हम सारी बातों को जानते हैं। तो उसमें जो सोर्सेज हुआ करते थे, उसमें सबसे बड़ा सोर्स उसके साथ अपने आए हुए कुछ लिटरेरी मैन थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। जैसे कि उसमें एक एल्बिरूनी का नाम आता है। एल्बिरूनी उसके साथ ही वहाँ से, जो कि एल्बिरूनी खुद एक एक्चुअली रशियन रूट का था और उसके ही कोर्ट का अपना एक कह सकता हूँ कि एक ऑफिशियल भी था। एल्बिरूनी बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। फैक्ट तो यह है कि वो एक एस्ट्रोनॉमर था अपने ज़माने का, बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, और वो मेडिसिन का भी बहुत अच्छा खासा जानकार था। तो उस एल्बिरूनी ने एक दो पुस्तकें लिखी है, स्पेशली उसकी एक जो है जो बुक है तवारीख़ हिंद जिसे हम कहते हैं, और किताबुल हिंद, दो किताबें उसकी हैं, किताबुल हिंद और एक है तहकीक हिंद जिसको हम तारीख़ हिंद भी कहते हैं। तो दो किताब हो गई, किताबुल हिंद और दूसरी है तारीख़ हिंद जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। तहकीक हिंद में उसने हिंदुस्तान की उस समय की स्थिति का बहुत ही क्लियर कट वर्णन किया है, यहाँ की जो भी सोशल, इकोनॉमिक और जो भी चीज़ें थी। फैक्ट तो यह है कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने यहाँ पर पुराणों का भी अध्ययन किया था यहाँ पर, और उस संस्कृत का भी एक स्कॉलर था। और उसने जो है वाराह मिहिर, भास्कराचार्य, हमारे जो पुराने जो साइंटिस्ट या इस तरह के लोग रहे हैं, उनकी किताबों का इसने ट्रांसलेशन भी कराया और किया, और उनके सिद्धांतों को भी उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। और ये एक तो सोर्स हमारे पास इसका रहा है। दूसरी बात यह है कि उसके पीरियड में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो महमूद था, महमूद खुद भी
अपना एक बाइलिंगुअल रखता था। बाइलिंगुअल वो हिंदुस्तानी था, इंडियन था। दरअसल उसका नाम तिलक हुआ करता था। तिलक एक बाइलिंगुअल था जो उसकी लैंग्वेज को और हिंदुस्तान की लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट करता था। वो एक तरह से आज के समय का वो एक ट्रांसलेटर या अनुवादक हुआ करता था। तो ये हमारी जो आज की जो वीडियो है, हम इसको आज यहीं पर विराम देते हैं। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसके आगे की स्टोरी को लेकर के जल्दी पहुंचेंगे। और आप लोगों ने हमारी वीडियो देखा, थैंक्स फॉर इट।